हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी करने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरीके से नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई। जैसे आप सभी को पता है कि सीबीएसई द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, टॉपिक में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ऐसे में ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप क्लास 10th में और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो पूछे जाने वाले हैं वो सारे आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। और इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो इस टॉपिक पर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल पर बने रहिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। न्यू सिलेबस 2023 और 24 के आधार पर जो सीबीएसई ने तैयार किया है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, ठीक है। क्योंकि जिस सत्ता की साझेदारी की हम बात करने वाले हैं उस सत्ता की साझेदारी को हम तभी समझ पाएंगे जब हम इन दो देशों के बारे में जानेंगे कि यहाँ इन देशों की जो जातीय बनावट है वो कैसी है, क्या इन देशों में जो साझेदारी है वो सही से निभाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो इन देशों के बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बहुसंख्यकवाद क्या होता है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या है इसके बारे में जानेंगे। बेल्जियम की समझदारी क्या रही, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर कि सामुदायिक सरकार क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है देश में विभिन्न समुदायों को साथ लेकर चलना, ठीक है। विभिन्न समुदायों को राजनीति में समान स्थान देना, इसे आप सत्ता की साझेदारी कह सकते हैं। परिभाषिक शब्दावली रूप में देखें तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ एक ऐसी कुशल राजनीतिक व्यवस्था से है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है। जी हाँ, शासन प्रक्रिया में सभी को शामिल किया जाना, ठीक है। चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हों, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, चाहे वो किसी भी राज्य के किसी भी कोने से क्यों ना हो, उन सभी को समान रूप से शासन प्रक्रिया में शामिल करना ही, उनके साथ किसी भी प्रकार कोई भेदभाव ना करना है क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और सत्ता की साझेदारी वाला देश ही जो है लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। भारत में भी सत्ता की इसी साझेदारी के रूप को अपनाया गया है। बट हम जिन दो देशों का एग्जाम्पल लेने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू, जो इस चैप्टर में जो आपका टॉपिक वो है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम दोस्तों, बेल्जियम 1836 में स्वतंत्र होता है। कब होता है? 1836 में इसे स्वतंत्रता मिलती है, ब्रिटिश सरकार के चंगुल से स्वतंत्र होता है, ठीक है। बेल्जियम के बारे में जानकारी अगर हम बात करें तो यह है, बेल्जियम क्या है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा देश है। यहाँ बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये भारत के एक राज्य हरियाणा से भी छोटा राज्य है, देश है बेल्जियम, ठीक है। तो याद रखिएगा बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है, तो यूरोपीय महाद्वीप का देश है। और इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हरियाणा राज्य से भी कम इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। बेल्जियम की सीमा की अगर हम बात करें तो इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है, बेल्जियम की सीमा किन राज्यों किन देशों से लगती है, तो वह है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ठीक है। आई होप आप ये से समझ चुके होंगे, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी के नाम है ब्रसेल्स। जी हाँ, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, ठीक है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में अगर हम बात करें तो 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ की भाषाई बनावट है, यहाँ की जातीय बनावट की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से बेल्जियम ने अपने भाषाई बनावट को, जातीय विविधता को विविधता नहीं होने दिया, उसमें विविधता में एकता लाने की कोशिश की और वहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के शासन में समान भागीदारी प्रदान की गई है। कुल आबादी का अगर हम बात करें, ठीक है, कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है जो डच भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। ध्यान रखना, कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है जो डच भाषा का प्रयोग करता है। 40% हिस्सा जो है
कहाँ रहता है, वेलोनियम रहता है, जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है। 40% हिस्सा जो है वेलोनियम रहता है, जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करता है, और जो 1% है वो सभी लोग जो है जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः अगर हम बात करें, डच 59%, फ्रेंच 40% और जर्मन 1% जो है भाषा बोली जाती है। लेकिन इतनी भाषाई विविधता होने के बावजूद भी, इतनी जाति विविधता होने के बावजूद भी जो है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को सुचारू रूप से चलाया जाता है। वहाँ पर शासन व्यवस्था में सभी की समान भागीदारी है। हालांकि 1960 के दशक में, ठीक है, डच और फ्रांस भाषा बोलने वाले में बहुत भेदभाव हो रहा था, वहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं हुई, लेकिन इसको काबू पा लिया गया। और वहाँ पे जब उसका संविधान का निर्माण किया गया तो वहाँ पर संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए, सभी लोगों को समान राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई, सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, चाहे वो 1% वाला जर्मनी भाषा बोलने वाला हो, चाहे डच भाषा बोलने वाला हो, चाहे फ्रेंच भाषा बोलने वाला हो। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया और बेल्जियम में ही, ठीक है, एक जात जिसे हम कहते हैं सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। उस सामुदायिक सरकार का नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय भी यही बेल्जियम में ब्रसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन के बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार भी है जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो पार्ट 2 में करेंगे। इसमें हम बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय बनावट को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस जो जातीय बनावट है उसके आधार पर वहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। तो हमने देखा बेल्जियम में इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी बेल्जियम की इतनी आसानी से, ठीक है, शासन व्यवस्था में समान भागीदारी प्रदान की गई है, प्रशासनिक व्यवस्था में समान भागीदारी दी गई है, जिसे बेल्जियम में सारी जो है शांतिपूर्ण तरीके से लोग रहते हैं और लोकतांत्रिक रूप से लोग वहाँ पर रहते हैं, सभी को समान अधिकार दिया है, कोई भेदभाव नहीं है और वहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं घटित होती है। तो बेल्जियम, ठीक है, इसके संविधान की बात करें तो 1970 से 73 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेल्जियम का जो संविधान है वो कितना जो है लचीला संविधान है, कितनी आसानी से वहाँ पर परिवर्तन किया जा सकता है। और परिवर्तन के साथ साथ ऐसा परिवर्तन नहीं कि वहाँ पर एक भाषा बोलने वाले को, ठीक है, एक जाति विशेष को अधिक अधिकार प्रदान किया जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिंगल भाषा बोलने वाला हो, चाहे 1% भाषा बोलने वाला हो, चाहे आपका 59% भाषा बोलने वाला हो, चाहे 20% भाषा बोलने वाला हो, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी को समान राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो इस तरह से बेल्जियम में इस जातीय बनावट को देखते हुए एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें सभी की समान भागीदारी हो, सभी सही तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो बेल्जियम हम समझ लिए। दूसरी तरफ जिस देश की हम बात करने वाले हैं वो हमारा देश है श्रीलंका, जिससे हमारे देश की दूरी अगर हम बात करें तो लगभग केवल और केवल 32 किलोमीटर है। ठीक है, 32 किलोमीटर पे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, एक तरफ बेल्जियम है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका दोस्तों भारत के 1 साल बाद 1948 में आज़ाद होता है। जिस श्रीलंका को आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, जी हाँ, जिस श्रीलंका को आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं उसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है? सिलोन। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, तो श्रीलंका का नाम है प्राचीन नाम सिलोन। ठीक है, और ये जो सिलोन नाम था 1972 तक था। कब तक? 1972 तक इसे सिलोन ही कहा गया। उसके बाद 1972 में इसका नाम लंका रख दिया गया। ठीक है, लंका पड़ गया इसका नाम। और 1978 में, ठीक है, 1978 में श्रीलंका का नाम पड़ गया, नहीं, लंका के आगे एक सम्मान सूचक शब्द जोड़ दिया गया, जिसके बाद इसका नाम अब क्या बोला जाता है? श्रीलंका। तो श्रीलंका का नाम श्रीलंका का पड़ा 1978 में, लंका कब पड़ा 1972 में, और सिलोन कब तक था? 1972 तक। ठीक है, श्रीलंका की अगर हम जातीय बनावट की बात करें तो यहाँ पर लगभग 74% जो है भाषा बोली जाती है सिंहली। जी हाँ, सिंहली भाषा बोली जाती है 74%। लगभग 18% जो यहाँ पर तमिल लोग रहते हैं, तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तमिल 2 प्रकार के, एक मूल तमिल जो श्रीलंका, जिनका जन्म श्रीलंका में होता है, वो 13% है। ध्यान रखिएगा, मूल तमिलों की जो संख्या वो 13% है जो श्रीलंका में रहते हैं। और दूसरे तमिल वो तमिल हैं जो
औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान। जी हाँ, जब भारत में ब्रिटिश शासनकाल था, ब्रिटिश का शासन था, उसे हम औपनिवेशिक शासनकाल कहते हैं। तो औपनिवेशिक शासनकाल में भारत के बहुत सारे मजदूर बंधुआ मजदूरी के तौर पर श्रीलंका ले जाए गए और वहीं पर वो बस गए। तो वो जो कहलाते हैं उन्हें हम औपनिवेशिक तमिल कहते हैं। अब वो जो औपनिवेशिक शासनकाल में श्रीलंका में गए थे उन्हें कहते हैं। तो लगभग 74% सिंगली, 18% तमिल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों बहुसंख्यकवाद की राजनीति चली गई। यानी बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जिस जाति समुदाय की संख्या अधिक हो उस संख्या बल के आधार पर वहाँ का कानून बनाना, वहाँ की शासन व्यवस्था चलाना, उस संख्या के आधार पर कानून का निर्माण करना, इसे हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जिसकी जनसंख्या कम होती है, जो कम लोग रहते हैं उनके लिए संविधान में किसी प्रकार कोई जगह नहीं होती है। तो श्रीलंका में जाति संघर्ष होता है किसके बीच, तमिल बोलने वाले के बीच और सिंहली समुदायों के बीच। और ये जाति संघर्ष काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है। और ये जाति संघर्ष कब शुरू होता है, तो जाति संघर्ष शुरू होता है जब 1956 में, जी हाँ 1956 में श्रीलंका का संविधान बनाया जाता है। अब जब 1956 में जब श्रीलंका का संविधान बनाया गया तो इस संविधान में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। जी हाँ, सिंहली बोलने वाले जो सिंहली लोग थे उनकी भाषा को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। और जो तमिलियन थे, जो तमिल भाषा का प्रयोग करते थे, उनको अधिकार नहीं दिया गया। उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया। उनके अधिकार पूरी तरह समाप्त किए गए। उनके नौकरियों में जो आरक्षण था उसको भी समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल अधिकार नहीं दिए गए। तो इससे क्या होने लगा, सिंहली भाषा बोलने वाले और तमिल भाषा बोलने वालों के बीच जो है जातीय भेदभाव होने लग जाता है। जातीय भेदभाव गृह युद्ध का रूप ले लेता है। और ये गृह युद्ध काफ़ी हद तक जो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सैकड़ों हजारों करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, लोग बेघर होते हैं। और इसी बीच जो है 1970 के दशक में लिट्टे का उदय। लिट्टे इट मीन्स लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम। जी हाँ, लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम वो संगठन है जो श्रीलंका में तमिल इलम की मांग करता है, एक इलम की मांग करता है, एक अलग राष्ट्र की मांग करता है। उसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष जिस तो संस्थापक थे वो हैं प्रभाकरन। जी हाँ, प्रभाकरन लिट्टे के प्रमुख हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका का जो धर्म है, वो जो वहाँ का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया है वो है बौद्ध धर्म। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो श्रीलंका में दो समुदायों के बीच विविधता थी और इन्हीं दोनों समुदाय के बीच जातीय संघर्ष रखा गया। और दो समुदाय के होने के बावजूद भी श्रीलंका में संविधान में एक समुदाय को प्रमुखता दी गई, वो थी सिंहली समुदाय, जिनको अधिक अधिकार प्रदान किए गए। उनकी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। जबकि दूसरी तरफ जो तमिल भाषा का प्रयोग करते जो तमिलियन थे उनको किसी भी अधिकार से वंचित कर दिया गया, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। तो दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, एक श्रीलंका का जहां पर सत्ता की साझेदारी को सही प्रकार से नहीं उकेरा गया, वहां पर जो है बहुसंख्यकवाद को प्राथमिकता दी गई। जिसकी जनसंख्या अधिक थी उसको अधिक अधिकार दिए गए, जिसकी जनसंख्या कम थी उसको अधिकार नहीं दिए गए। दूसरी तरफ हमारे पास एग्जाम्पल है बेल्जियम का, जहां पर इतने सारे समुदाय हैं, इतनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जहां वो 1% जर्मन भाषा बोलने वाले हो, चाहे आपके 59% जो है फ्लेमिश भाषा बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले हो, 40% जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हो, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सभी को सत्ता में समान भागीदारी दी गई है। तो आई थिंक सत्ता की साझेदारी क्या होती है ये आप अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसकी अगर हम बात करें तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है ताकि देश के अंदर वैमनस्यों का भाव ना बने, ठीक है, देश में समानता की स्थापना हो सके, सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाए, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, गृह युद्ध की जो वो हो चपेट में देश ना आए। तो इसलिए भी हमें सत्ता की साझेदारी की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सत्ता की साझेदारी के रूप की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के रूप होते हैं। एक को कहा जाता है क्षैतिज सत्ता का क्षैतिज वितरण और दूसरों को कहा जाता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। जो क्षैतिज वितरण में जब सत्ता का बंटवारा कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के बीच किया जाए, जैसे भारत में किया गया है क्षैतिज वितरण, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका सभी के अपने अलग अलग कार्य हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए विधानपालिका का काम कानून का निर्माण करना है भारत में,
कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है और न्यायपालिका का काम जो है जो कानून का पालन ना करे वो दंड प्रदान करती है। तो ये तीनों काम सेपरेट कर दिए गए हैं, तो इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, ऐसे भारत में किया गया है। दूसरी तरफ है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है। इसमें केंद्र सरकार हो गई, प्रांतीय सरकार हो गई, स्थानीय सरकार हो गई, इसे ऊर्ध्वाधर सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आज का पार्ट हमारे यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया, इसको आपने अगर देख लिया है, तो गारंटी से इस चैप्टर से आने वाले जो MCQs हैं, जो क्वेश्चन है, वो आप 100% सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।